तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज मंडे, वीक का पहला दिन, शुरुआत। और लास्ट सैटरडे इस बार कहानी नहीं थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी एक साथ। बीच में कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन अब कोशिश होगी कि इस पूरे हफ्ते में ऐसा ना हो और डेली आप तक कहानी पहुंचाऊं। सुशांत केस अपडेट पहले दे दूं आपको शॉर्ट में। रिया चक्रवर्ती और जो बाकी शौविक चक्रवर्ती, इन लोगों के लिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन देनी थी, तो शायद वो एप्लीकेशन अभी दी नहीं है और उसके बाद ज़मानत में सुनवाई होगी। फिर रिया चक्रवर्ती बाहर आएंगी, अंदर आएंगी, आपको पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस हफ्ते सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया है। ना ही सीबीआई ने इस केस में कोई नई धारा लगाई है, नया सेक्शन लगाया है। ईडी की जांच अपनी तरफ जारी है। एनसीबी अब छापेमारी में लगी हुई है। अलग अलग ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। और कई फिल्म हस्तियों से भी अभी धीरे धीरे पूछताछ होगी। सुशांत की एक दो एक्स गर्लफ्रेंड के भी नाम आ रहे हैं जिनसे एनसीबी पूछताछ कर सकती है। तो ये रहा अपडेट सुशांत के मामले में। अब बात करते हैं आज की कहानी की। 30 साल एक लंबा टाइम होता है। 30 साल एक लंबा अरसा होता है। 30 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इस कहानी से दो चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी। एक, 30 साल पहले हम लोग कैसे थे, हमारा देश कैसा था, हमारी सोच कैसी थी। और इन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल, 30 साल पहले हिंदुस्तान में मीडिया कैसा था, मीडिया में क्या कुछ होता था। क्या उस दौर में यही सब कुछ होता था जो आज के दौर में है? इत्तेफाक की बात यह है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि दो ऐसे नाम हैं जिनको सामने रखकर, जिनकी कहानियों को समझकर हम इस 30 साल के फासले को कम कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इन 30 सालों में क्या कुछ फ़र्क रहा, क्या कुछ बदला है। दो कैरेक्टर हैं। एक इस वक्त लें पूरे देश में सबसे बदनाम रिया चक्रवर्ती। एक दूसरी कैरेक्टर है अपने ज़माने की नहायत मशहूर खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा। दोनों का नाम आर से शुरू होता है और एक रेखा है, एक रिया चक्रवर्ती है। बट एक चीज़ दोनों को कहीं ना कहीं लाकर मिलाती है, और वो ये कि इन दोनों का नाम एक खुदकुशी, एक मौत के साथ जुड़ता है। हालांकि अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि सुशांत के मामले में खुदकुशी नहीं, तो इसलिए मैंने फिर मौत कहा, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है। हालांकि सीबीआई 306 के हिसाब से ये भी जांच कर रही है, 302 के हिसाब से नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है। आगे मिले तो ज़रूर फिर 302 में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन आज की सच्चाई, आज की तस्वीर ये है कि ये मामला एक खुदकुशी के हिसाब से ही जांच कर रही है सीबीआई, जब तक कि 302 उसमें वो शामिल ना कर ले। रिया चक्रवर्ती जब सीबीआई दफ्तर में पेश हुई, जब ईडी के दफ्तर में, जब एनसीबी के दफ्तर में, अभी तो भैकला जेल में, तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी मीडिया में, किस तरीके से पीछा किया गया, किस तरीके से घेरा गया, माइक लगाया गया। ये एक मीडिया का आज का दौर है। 30 साल पहले ऐसे एक मामला आया था, तब भी क्या ऐसा था? तो दो चीज़ें हैं। 30 साल पहले हिंदुस्तान में न्यूज़ चैनल नाम की ऐसी कोई बाढ़ नहीं थी। एक दूरदर्शन हुआ करता था, मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, और एक आध दो प्राइवेट चैनल शायद शुरू होने वाले थे, जैसे जी, और एक आध मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी के चैनल जो है सब उसके बाद आए। तो इसलिए मीडिया, माइक, कैमरा, किसी स्टार या किसी ऐसे क्राइम के मामले में भागना, दौड़ना, पीछा करना, ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन प्रिंट था, मैगज़ीन थी, और तब अखबारों का दबदबा भी बहुत था। वो किसी को भी कुछ भी बना और बिगाड़ सकता था। और इसीलिए इन दोनों कहानियों का जो जिक्र किया है, इसकी वजह ये है कि एक ने ट्वीट किया रेखा की 30 साल की पुरानी उस कहानी को, उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आने लगी, और उसने उस ट्वीट में ये दिखाया कि कैसे रिया और रेखा
में क्या समानता है इनके केस में, उसको लेके बहुत सारी राय है। मैं उन राय पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ कहानी पे आता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में रेखा, इनसे हम सब वाकिफ़ हैं, एक खूबसूरत एक्ट्रेस, बेहतरीन अदाकारी। और रेखा के बारे में ये कहते हैं कि रेखा जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे और वो खूबसूरत होती गई। उस वक्त के मद्रास, आज के चेन्नई में पैदा हुई रेखा एक फिल्मी बैकग्राउंड से ही आती थी। उनकी माँ पुष्पावल्ली एक एक्टर थी और पिता जेमिनी गणेशन, बड़ा नाम था ये साउथ इंडिया में, ये उन दोनों की बेटी थी। लेकिन जेमिनी गणेशन ने ज़्यादा प्यार दिया नहीं बचपन से ही, तो रेखा को प्यार मिला नहीं पिता का। फिर ऐसा दौर आया कि बाप ने छोड़ दिया, माँ काम कर रही थी, फिर काम नहीं मिली, तो रेखा ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और 14 साल की उम्र में ही वो मद्रास छोड़कर मुंबई पहुंच गई। और फिर मुंबई में उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। और कहते हैं कि एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान, जो उनकी पहली फिल्म थी मुंबई में, मुझे नाम याद नहीं है, तब उनकी उम्र 15 साल थी। एक सीन शूट होना था और विश्वजीत उसके हीरो थे, और रेखा को बताया नहीं गया कि इस सीन में किसिंग का सीन है। और जैसे ही एक्शन हुआ, विश्वजीत ने रेखा को किस करना शुरू कर दिया और रेखा को कुछ समझ में नहीं आया और डायरेक्टर ने कट भी नहीं किया। करीब 4-5 मिनट तक ये सीन चला और कहते हैं कि रेखा उस वक्त बेपनाह रो रही थी कि ये क्या हो रहा है। रेखा ने बाद में कई इंटरव्यू में भी कहा कि उनके साथ बहुत शोषण हुआ उनका। लेकिन फिर धीरे धीरे वो फिल्म इंडस्ट्री में आई। जितेंद्र के साथ कहते हैं कि रेखा ने जब एक फिल्म की, शिमला में शूटिंग चल रही थी, तो जितेंद्र से पहली बार उन्हें प्यार हुआ। लेकिन जितेंद्र तब, जिनकी अब उनसे शादी हो चुकी है, वो उनके साथ प्यार कर रहे थे, तो ये रिश्ता बहुत आगे चला नहीं। फिर रेखा की ज़िंदगी में विनोद मेहरा आए। विनोद मेहरा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा शायद सही से जाना विनोद मेहरा ने ही रेखा को। और ये खबर है कि विनोद मेहरा से कोलकाता जाकर रेखा ने शादी कर ली। शादी के बाद जब विनोद मेहरा रेखा को लेकर मुंबई अपने घर पहुंचे, तो उनकी माँ को जब ये पता चला कि रेखा से शादी हो गई और रेखा उनके पैर छूने के लिए झुकी, तो कहते हैं माँ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना सैंडल निकाल लिया था रेखा को मारने के लिए और बहुत ही बेइज्जती की। और रेखा रोने लगी। उसके बाद किसी तरह वो घर से बाहर लिफ्ट की तरफ गई। पड़ोसी इकट्ठा हो चुके थे। फिर विनोद मेहरा ने किसी तरह समझा कर घर भेजा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम तुम्हें वापस घर लेकर आएंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं और फिर बाद में दोनों अलग भी हो गए। हालांकि रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विनोद मेहरा से उन्होंने शादी नहीं की थी। इसके बाद रेखा की ज़िंदगी में किरण कुमार आए। आपको याद होगा कि अपने ज़माने के ज़बरदस्त एक्टर जीवन, उनके बेटे किरण कुमार फिल्मों में बड़ा निगेटिव रोल किया, तो उनके साथ भी रेखा का काफ़ी लंबे अरसे तक एक रिश्ता चला। इस बीच में फिर मुकद्दर का सिकंदर और बहुत सारी ऐसी फिल्में आई, गंगा की सौगंध, जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा एक दूसरे के करीब आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों की प्रेम कहानी बहुत चर्चित होती है और इन दोनों की नज़दीकियों के बड़े किस्से आते हैं और ये लंबे अरसे तक चला। कहते हैं कि इनके बीच दूरियां तब बनी थी जब कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लगी, वो हॉस्पिटल में थे, और उस वक्त जिस तरीके से जया भाद्री ने पूरी तीमारदारी की और उन सब के बीच में रेखा भी हॉस्पिटल पहुंची थी देखने के लिए। लेकिन सभी को अलाउड किया था जया भाद्री ने, लेकिन रेखा को अंदर आने नहीं दिया था और रेखा दरवाजे से अमिताभ बच्चन को देखकर चली गई थी। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद, उस कुली में जो घायल हुए, उसके बाद से फिर दोनों के बीच में वैसे रिश्ते कभी नहीं रहे और धीरे धीरे ये दूरियां बनी। हालांकि सिमी ग्रेवाल के एक शो में रेखा ने ये कहा था, पूछा था कि आपको अमिताभ बच्चन से प्यार था, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ था, बल्कि है। बट अगली लाइन उन्होंने फिर जोड़ी कि ऐसा हिंदुस्तान में कोई नहीं है जिसको अमिताभ बच्चन से प्यार ना हो। लेकिन उन्होंने कई जगह पे ये एक्सेप्ट किया। और ये भी कहते हैं कि रेखा जो हमेशा सिंदूर लगाती हैं और गले में मंगलसूत्र लगाती हैं, तो ये चर्चा है कि वो सिंदूर अमिताभ बच्चन के ही नाम का होता है। अब कितना सच है कितना झूठ नहीं मालूम। लेकिन रेखा की मोहब्बत भरी ज़िंदगी हमेशा उथल पुथल रही, कभी कामयाब नहीं रही। ये सारे बहुत सारे ऐसे उनकी ज़िंदगी में आए गए, कभी सुकून नहीं मिला। इसी दौरान में कहते हैं 90s में दिल्ली में एक बिजनेसमैन जिनका नाम था मुकेश अग्रवाल। मुकेश अग्रवाल एक उस वक्त की मशहूर कंपनी थी हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड का ही। तो हॉटलाइन ग्रुप के मालिक और चेयरमैन थे और रेखा के अंधे फैन, फिल्मों से देख देख कर रेखा के एकदम दीवाने थे।
रेखा से मिलने के लिए मुकेश ने बहुत कोशिश की। मुंबई में जाकर घंटों घर के बाहर रहे, शूटिंग पे पहुंच जाते थे, बारिश में खड़े रहते थे, गाड़ी से पीछा करते थे, पर रेखा ने कभी भाव नहीं दिया। इस दौरान में दिल्ली में एक दो पार्टी में मुलाकात हुई। चूँकि मुकेश अग्रवाल एक बड़े शख्स, बिजनेसमैन, तो इनकी मुलाकात हुई। मुकेश अग्रवाल ने काफ़ी कोशिश की रेखा को मनाने की, कभी रेखा पसीजी नहीं। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि रेखा ने अपनी एक दोस्त से मुकेश अग्रवाल का नंबर लिया और उनसे बातचीत की। इसके बाद इन दोनों में बातचीत शुरू हुई और इस बातचीत के 1 महीने के अंदर मुकेश कई बार मुंबई गए, रेखा से मिले, रेखा दिल्ली आई, मुकेश से मिली, और 1 महीने में ही दोनों को प्यार हो गया और ये हुआ कि अब दोनों शादी करेंगे। रेखा अब अपनी ज़िंदगी में एक स्थायित्व चाहती थी, स्टेबिलिटी चाहती थी, क्योंकि उनके अब तक के सारे रिश्ते जो है वो अधूरे रहे, उसमें बड़ा खटास था, कभी कोई मंजिल तक कोई ऐसा रिश्ता पहुंचा नहीं। तो मुकेश अग्रवाल की सूरत में रेखा को नज़र आया कि शायद अब उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आए, और 1 महीने के अंदर अंदर दोनों ने फैसला कर लिया कि वो शादी करेंगे। बात 1990 की थी। अचानक तस्वीर छपती है और ये शादी बड़ी गुपचुप तरीके से हुई, कुछ खास लोगों को ही मालूम थी इस शादी के बारे में, और रेखा और मुकेश अग्रवाल ने शादी कर ली। मीडिया में बाद में ये बात लीक हुई। लीक होने के बाद फिर रेखा ने भी इसको बताया कि हाँ, उन्होंने शादी कर ली और मुकेश गुप्ता उनके पति हैं, और मुकेश गुप्ता चूँकि हॉटलाइन ग्रुप के चेयरमैन थे। लेकिन बदकिस्मती ने जो रेखा का पीछा 14 साल की उम्र से शुरू किया था, वो 1990 में भी आकर ख़त्म नहीं हुआ। शादी के 7 महीने के अंदर अंदर दोनों के रिश्तों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव आया। रेखा की जो बायोग्राफी लिखी गई है उसमें ये कहा गया है कि रेखा को शादी के बाद पता चला कि मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन के शिकार हैं और डिप्रेशन के मरीज़ हैं, और ये बात उन्होंने रेखा से छुपाई। रेखा इसको लेके बड़ा ज़्यादा डरी रहती थी। इस दौरान में डिप्रेशन और रेखा की दीवानगी में मुकेश अग्रवाल ने अपने बिजनेस की तरफ से लगभग आंखें बंद कर ली थी। वो बेवजह मुंबई में आते, चूँकि दिल्ली में ही था, लेकिन फिर मुंबई में भी रेखा के साथ रहना था, बट वो दिल्ली आते, फिर बिज़नेस ठीक से नहीं देखते, फिर मुंबई पहुंच जाते, लोकेशन पे पहुंच जाते शूटिंग के लिए, घंटों यूं ही बैठे रहते, या फिर रेखा का घर पे यूं ही खाली इंतज़ार करते रहते। रेखा को ये चीज़ें बड़ी बुरी लगने लगी। इसके अलावा फिर ये हुआ कि इससे बिज़नेस पे भी असर पड़ने लगा, बिज़नेस थोड़ा डूबने लगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो कहा गया, वो डिप्रेशन की बीमारी का सच जब रेखा को पता चला तो रेखा ने धीरे धीरे मुकेश अग्रवाल से किनारा कशी करना शुरू कर दिया, और यहीं से दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ वक्त ऐसा आया जब मुकेश से रेखा ने मिलने से ही मना कर दिया। वो दिल्ली में, रेखा मुंबई में, अपनी शूटिंग में, इधर बाहर, और धीरे धीरे ये चीज़ें कहते हैं कि मुकेश अग्रवाल को खाने लगी। हालांकि सच्चाई क्या थी इन दोनों के रिश्तों के बीच में, ये कभी पूरी तरह सामने नहीं आया, क्योंकि रेखा ने कभी भी इस पर कमेंट्स नहीं किया। धीरे धीरे 7 महीने के अंदर अंदर ही, सिर्फ 7 महीने हुए थे शादी को रेखा के मुकेश अग्रवाल से, 2 अक्टूबर 1990 गांधी जयंती का दिन था ये। रेखा स्टेज शो के लिए लंदन गई हुई थी और 2 अक्टूबर 1991 को वो वहीं थी। ये 1990 में शादी हुई थी, 1991 की बात है। 2 अक्टूबर 1991 रेखा लंदन में स्टेज शो कर रही थी। मुकेश अपने घर पे थे। रेखा के पास फ़ोन आता है, रेखा की जो ननद है, जो मुकेश की बहन है, उनका, कि मुकेश ने गले में फंदा डालकर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। रेखा के लिए यह खबर किसी बम की तरह थी। इस दौरान इधर खबर तेज़ी से फैली, क्योंकि एक तो मुकेश अग्रवाल रेखा के पति के तौर पे पूरे देश में कुछ वक्त पहले ही सारे अखबारों में, मैगज़ीन में खबरें भरी पड़ी हुई थी, और अचानक उसी रेखा के पति की खुदकुशी की खबर, लोग हिल गए। इसके बाद धीरे धीरे जो खबरें बाहर आई उसने सबको बेचैन कर दिया। पता चला कि मुकेश ने अपने गले में जो फंदा कसा था वो फंदा रेखा का दुपट्टा था, और उस दुपट्टे से अपने गले में फंदा बनाया और उसका दूसरा सिरा पंखे में डाला और वो झूल गए। और इस दुपट्टे को लेकर कहानी आई कि वो आखिरी वक्त तक रेखा के प्यार में बुरी तरह से गिरफ्तार थे, रेखा से बेइंतहा प्यार करते थे,
और रेखा की दूरी और रेखा की जो बीमारी उनकी जानने के बाद किनारा हो जाना, इन चीज़ों ने मुकेश को बुरी तरह से तोड़ दिया। और उसी गम में और डिप्रेशन में मुकेश ने निशानी के तौर पर रेखा के दुपट्टे से ही गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। खबर रेखा तक पहुंचती है, रेखा वहां से भागते हुए इंडिया पहुंचती हैं, लेकिन इंडिया आते ही एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है मुकेश अग्रवाल की माँ से। मुकेश अग्रवाल की माँ आकर जो कहती हैं वो एकदम एक हिंदुस्तान में जो आम सास बहू की जो कहानियाँ होती हैं लगभग वही थी। और उनकी 2 लाइनों ने इस पूरी मुकेश की मौत की कहानी को पलट कर रख दिया। और देखते ही देखते रेखा घर घर में एक विलेन के तौर पर बदनाम हो गई। मुकेश की मां ने यह कहा, चूंकि जवान बेटे की मौत हुई थी, रेखा के बारे में, और जब उनसे पूछा गया उस वक्त जाकर जर्नलिस्ट ने सबने पूछा कि कैसे हुआ, क्यों सुसाइड किया, सब कुछ ठीक था, तो मां और मुकेश के भाई दोनों ने उस दिन बयान दिया था मीडिया को। जो मां ने कहा पहली चीज़ 3 अक्टूबर 1991 को, वो ये कहा था कि वो डायन मेरे बेटे को खा गई। ये वो डायन किसी और के लिए नहीं, रेखा के लिए कहा था। भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। ये मुकेश की मां ने मीडिया को बयान दिया था कि भगवान उसे कभी नहीं माफ़ करेगा क्योंकि वो डायन मेरे बेटे को खा गई है। अनिल गुप्ता जो मुकेश गुप्ता के छोटे भाई थे, उन्होंने कहा कि मेरा भाई रेखा से सच्चा प्यार करता था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वो उसके लिए जान दे भी सकता था और जान ले भी सकता था। रेखा ने जो कुछ उनके साथ किया वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि रेखा ने मुकेश से जानबूझ के शादी की थी सिर्फ मुकेश के पैसों के लिए। ये रेखा के देवर ने इल्ज़ाम लगाया। माँ ने रेखा को डायन कहा, भाई ने मुकेश के रेखा को पैसों के लालच में शादी करने के लिए कहा। और उनका यह भी कहना था कि जिस दिन उसने सुसाइड किया 2 अक्टूबर को, उस दिन सुबह वो बिल्कुल खुश था, नॉर्मल था, अच्छा था। तो कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कर सकता था, जिंदा दिल इंसान था। इसके बाद ये पूरी खबरें छपी, मैगज़ीन, फिल्मी मैगज़ीन, हर जगह पे ये खबरें आने लगीं और देखते ही देखते रेखा एक विलन, एक वैम्प की तरह हर तरफ बदनाम हो गई। सेम वैसे ही जैसे आज के दौर में रिया है। मैंने इसीलिए कहा सोशल मीडिया पे आया था। यहां तक कि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों ने भी रेखा से किनारा कर लिया था। सुभाष घई जैसे बड़े शोमैन, मशहूर डायरेक्टर, उन्होंने उस वक्त बड़ा सुर्खियों में उनका बयान आया था। उन्होंने बयान दिया था जब मुकेश की मां ने कहा था कि वो डायन मेरे बेटे को खा गई, तो सुभाष घई का बयान आया था। और बयान क्या था कि रेखा ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मुंह पे कालिक पोत दी है। ये सुभाष घई के बयान है 1991 के, और इसको आसानी से नहीं धोला जा सकता। उनका कहना था कि रेखा की इस हरकत के बाद और मुकेश की इस मौत के बाद कोई भी शख्स हिंदुस्तान का किसी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। आप लाइन देखिए कि पहली तो ये कि फिल्म इंडस्ट्री के फेस पे एक ऐसा कालिक पोती है जो आसानी से नहीं धुलेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि रेखा की इस हरकत से कोई भी अब आम हिंदुस्तानी किसी हीरोइन को अपनी बहू बनाने से पहले 1000 बार सोचेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ये खुद रेखा के प्रोफेशनल करियर के लिए अब सबसे मुश्किल होगा और उन्हें शायद ही कोई डायरेक्टर काम दे किसी भी फिल्म में। उनका ये भी लाइन था कि अब ऑडियंस, जो दर्शक है, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि भारत की नारी और इंसाफ की देवी रेखा है। ये अपने आप में बहुत कड़े लाइनें थे उस वक्त रेखा के लिए। और इससे आपको ये भी पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री ने भी कैसे रेखा को उस वक्त किनारे किया और रेखा को एक विलन के तौर पर देखा। इतना ही नहीं, कई फिल्मों में रेखा के साथ उस वक्त अनुपम खेर ने काम किया था। मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद अनुपम खेर ने भी स्टेटमेंट दिया मीडिया में, और उनका ये कहना था कि नाउ शी इज बिकम द नेशनल वैम्प। ये अनुपम खेर की लाइन थी रेखा के लिए कि नाउ शी इज बिकम द नेशनल वैम्प। प्रोफेशनली एंड पर्सनली आई थिंक इट इज़ अ कर्टन फॉर हर।
आई मीन आई डोंट नो हाउ विल आई रिएक्ट टू हर इफ़ आई कम फेस टू फेस विथ हर। अगर मैं कभी उनके सामने आया, आमना सामना हुआ, तो पता नहीं मैं कैसे फेस करूँगा। ये अनुपम खेर की लाइन थी। इस एक इंसिडेंट ने रेखा की पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। इस पूरी सुसाइड की खबरें लगातार मीडिया में, मैगजीन में छापी जाने लगी। हेडलाइंस ऐसे ऐसे होते थे जैसे द ब्लैक विडो, ये रेखा के लिए यूज़ किया गया। शो टाइम नवंबर 1990। द मैकेबर ट्रुथ बिहाइंड मुकेश सुसाइड, ये सिने ब्लिट्स ने लिखा था। रेखा फॉर मर्डरिंग मुकेश अग्रवाल, इस तरह की लाइनें यूज़ की गई थी उस वक्त भी। 1990 और 2020 में हमें करीब 30 साल हो गए। ये सारी चीज़ें रेखा को फिल्म इंडस्ट्री में जो जो कहा गया और उन्हें एक विलन के तौर पर वो कभी सामने नहीं आती। और मतलब हर एक शख्स ने मुकेश अग्रवाल की मौत के लिए सीधा सीधी रेखा को कटघरे में खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि कातिल के तौर पर भी कहा गया। मुकेश अग्रवाल की मौत को कत्ल बताया गया और कहा गया कि मर्डर किया गया है। रेखा ने उसके बाद कभी पलट के इस पर जवाब नहीं दिया और वो खामोश रहीं। फिर बाद में एक फिल्म थी, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी फिल्म, उस फिल्म से उन्होंने कम बैक किया। हाँ, यहाँ तक कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो रेखा की कुछ फिल्में थी जिसके जो ऑडियंस है वो भी, जो दर्शक थे रेखा के अपने चाहने वाले, वो भी रेखा से नाराज़ हो गए थे। यहाँ तक कि उनके शहर में कई जगह पे पोस्टर तक पे काली पोत दी गई थी रेखा के, और रेखा का बैकआउट किया गया। लेकिन फिर उसके बाद रेखा ने कम बैक किया कुछ वक्त के बाद और फिल्म सुपरहिट रही। बट इस एक इंसिडेंट ने रेखा की ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से बदल दिया था। 1990 का वो दिन है और आज का दिन है। रेखा ने फिर कभी नहीं कहा अपने एक बायोग्राफी को जो इंटरव्यू के लिए दिया था उसके अलावा, और न कभी इस बारे में कोई जिक्र किया। उसके बाद मुकेश के भाई और माँ और बाकी तमाम लोग भी खामोश हो गए। और ये केस जो 1990-91 में था, 2020 में भी वही है, एक सुसाइड का केस है और इसमें कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कोई ऐसा नोट या कोई ऐसा जिम्मेदार किसी को ठहराने के लिए नहीं किया गया था उस केस में भी, तो वो हुआ नहीं। वरना ये भी था कि मर्डर है या रेखा की वजह से ख़ुदकुशी की है तो रेखा को जेल जाना चाहिए। बट 1990 में जो ये केस जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे आज भी है, इसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई। लेकिन हाँ, उस वक्त उस दौर में रेखा कुछ वक्त के लिए इस देश की सबसे बड़ी विलन बनी हुई थी। वो रेखा जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं इस देश में। बट वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वक्त पे मरहम रखा गया और धीरे धीरे ये गम भी दूर हुआ और रेखा वापस आती हैं, वापस फिल्म इंडस्ट्री में आती है, वापस अवार्ड फंक्शन में जाती हैं, कई फिल्मों में काम किया। यही सुभाष घई, यही अनुपम खेर, न जाने उसके बाद कितनी पार्टियों में, कितने अवार्ड फंक्शन में मिले जिन्होंने ये सारी बातें कही थी। मुझे लगा ये कहानी इसलिए सुनानी चाहिए थी क्योंकि इसके ज़रिए दो चीज़ें पता चलेंगी। 90 में भी इसी तरीके से मीडिया काम कर रहा था, 20 में यही है। बस फ़र्क ये है कि 20 में अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़्यादा जोर है, कैमरे माइक हर जगह हैं, पीछा हर जगह किया जा सकता है और अदालती फैसले से पहले फैसला सुनाया भी जा सकता है। तो ये थी कहानी रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की ख़ुदकुशी की, और हवाला लिया था यहाँ पे रिया चक्रवर्ती के साथ। उस केस में तो कुछ हुआ नहीं, पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत के केस में ज़रूर एक दिन फैसला आएगा। सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी, अदालत अपना फैसला सुनाएगी और उस फैसले के बाद फिर हम लोग बात करेंगे शायद इन दोनों केस को मिलाकर और इसके नतीजे के बारे में। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।